नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लेते हुए राजस्थान के विभिन्न पेयजल से जुड़े मुद्दों को मंत्री के समक्ष रखा और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के लंबित जल विवादों के केंद्र हस्तक्षेप करके निस्तारण करवाएं। और सांसद हनुमान बेनीवाल ने बैठक में राजस्थान और गुजरात सरकार के बीच में माही जल बंटवारे को लेकर हुए समझौते के संदर्भ में भी कहा कि गुजरात राजस्थान की सीमा पर कड़ाना बांध बनना प्रस्तावित था। 1 अक्टूबर 1966 को राजस्थान और गुजरात सरकार के मध्य हुए समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले को कड़ाना बांध से पानी तब तक मिलेगा जब तक नर्मदा का पानी नहीं आता है। चूंकि अब नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान को इसके हक का पानी गुजरात नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर के देशनोक से रेलवे और रेल अवसंरचना को निरंतर बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिससे कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित विकास कार्यों के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री यादव ने देश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए संचालित अमृत भारत स्टेशन योजना में राजगढ़ और गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का चयन कर विकास कार्य कराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। और साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि योजना के तहत जिले में स्थित राजगढ़ और गोविंदगढ़ स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इन विकास और पुनर्निर्माण कार्यों से यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामकिशोर व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इस दौरान देवनानी ने कहा कि रामकिशोर व्यास ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया है और व्यास ने राजस्थान विधानसभा की समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह, प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा और उप सचिव सुशील कुमार शर्मा और व्यास के परिजन दिनेश व्यास सहित विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने उदयपुर से सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का आकस्मिक निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि मंत्री शर्मा अरावली भूदृश्य पुनरुद्धार कार्यशाला में भाग लेने बुधवार को उदयपुर पहुंचे थे, जिसके बाद वे अचानक सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने पार्क की सामान्य व्यवस्थाओं, वन्य जीवों के लिए किए गए प्रबंध की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने उपस्थित पंजिका जांचते हुए कार्मिकों ऑन ड्यूटी रहने पर नियमित रूप से हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री शर्मा ने सज्जनगढ़ में विकसित की जा रही प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी के बारे में भी विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उप वन संरक्षक वन्य जीव सुनील कुमार सिंह और सहित रेंजर और पार्क के स्टाफ मौजूद रहा। पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने ये औचक निरीक्षण किया है। बायोलॉजिकल पार्क में पहुंचकर उन्होंने वहां की सारी व्यवस्थाओं को जांचा परखा है और साथ ही वहां पर उपस्थित जितने भी कार्मिक हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर प्रतिदिन ऑन ड्यूटी रहते हैं तो आप रजिस्टर में नाम के सामने हस्ताक्षर भी किए जाए। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल पहुंचकर तिबारिया हिंगोनिया झोटवाड़ा में हुई हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में घायल हुए नागरिकों के परिजनों से भेंट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। और इस दौरान अस्पताल के चिकित्सकों से विस्तृत चर्चा कर घायलों को हर संभव चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
तो एसएमएस अस्पताल पहुंचे मंत्री राज्यवर्धन राठौर, जहां पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से जो है मुलाकात की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी यहां पर की गई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ साथ अस्पताल के चिकित्सकों से भी विस्तृत चर्चा कर घायलों को हर संभव चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की निर्देश भी दिए गए। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट दलालों का बोलबाला और गोरख धंधा फिर से शुरू होने से स्टेशन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। रेलवे स्टेशन टिकट खिड़की पर बेखौफ खुलेआम आरक्षण खिड़की खुलते ही अवैध टिकट दलाल पहुंच रहे हैं और बेखौफ होकर टिकट की दलाली कर रहे हैं। पूर्व रेलवे अधिकारियों और स्थानीय सामाजिक संगठनों के जो है स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत स्टेशन अधीक्षक और आरपीएफ से की है। वहीं तत्काल प्रभाव से स्टेशन अधीक्षक ने संज्ञान लिया और आरपीएफ को निर्देशित किया है। जांच में सामने आया कि टिकट खिड़की के अंदर तत्काल में फॉर्म पाए गए हैं जो सवालों के घेरे में है। तो कुमार है, मैं 3-4 दिन से पूरा दिन रात एक करके बैठा हूँ और पहला नंबर लगा के बैठा हूँ, तो भी मेरा पहला नंबर भी नहीं आया, वेटिंग चल रहा है और पीछे से आके कैसा उसको मिल रहा है और मेरे को पूरा परेशान हो रहा है। 3-4 दिन से हो गए। रिटायर सीट है मारवाड़ जंक्शन। आज मैं रेलवे आरक्षण काउंटर पर आया, वहाँ देखा गया कि पहले से ही पत्थर के नीचे फार्म जमाए हुए हैं और काउंटर के अंदर जो बाबू टिकट बना रहा है उसके बाद भी पत्थर के नीचे 3-4 फार्म जमे हुए थे। तो ये क्या नियम के तहत था? और मैंने देखा कि 2-3 दलाल वहाँ खड़े थे और वो भी अपनी टिकट बनवाने का प्रयास कर रहे थे और मेरा मानना यही है कि नियम के तहत कोई भी काम नहीं हो रहा। इससे साफ जाहिर होता कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिलीभगत है। मैं ग्राम बिटोड़ा कल्ला से आ रहा हूँ। पिछले 3 दिन से यहाँ रिजर्वेशन खिड़की पर आ रहा हूँ। तत्काल टिकट चाहिए मेरे को, लेकिन मिल नहीं रहा है और जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो तत्काल टिकट। राजस्थान में एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए की कार्यप्रणाली देखी, जो कि जोधपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल के अधीन काम कर रहे हैं। बता दें कि 2024 बैच के आईएएस ने जेडीए का विजिट किया और इस दौरान आरएएस हेमंत कुमार ने लैंड कन्वर्जन एग्जीबिशन पट्टे बनाए जाने की प्रक्रिया बताई और जेडीसी आनंदी से भी अधिकारी मिले हैं और मौके पर आईएएस मेधा चौधरी, बिरजू गोपाल जो है अदिति यादव, भानु शर्मा अन्य मौजूद रहे। तो जयपुर से यह खबर है जहां पर आईएएस अधिकारी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली देखी है। जोधपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल के अधीन काम कर रहे हैं। बता दें कि 2024 बैच के आईएएस ने जेडीए का भी विजिट किया है और इस दौरान आरएएस हेमंत कुमार ने लैंड कन्वर्जन एग्जीबिशन पट्टे बनाए जाने की प्रक्रिया भी समझाई और जेडीसी आनंदी से भी अधिकारी मिले हैं और मौके पर आईएएस मेधा चौधरी, बिरजू गोपाल और अदिति यादव, भानु शर्मा के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कृषि और उद्यानिकी विभाग की योजना की प्रगति समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित हुई है। बैठक की शुरुआत में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। सहायक निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार को प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं करने पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं और जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से पोर्टल की मॉनिटरिंग करें और प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने जो है डीएपी और यूरिया की मांग को बीते साल की तुलना में बढ़ाकर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई है और डीएपी और यूरिया की मांग को बीते साल की तुलना में बढ़ाकर भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से पोर्टल की मॉनिटरिंग करें और प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने डीएपी और यूरिया की मांग को बीते साल की तुलना में बढ़ाकर भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी के आलम के बीच में नौतपा आने से पहले ही इतनी जबरदस्त सीवियर हीट वेव चल रही है कि दिन के वक्त घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त करने के साथ आम व्यक्ति का जीना दुश्वार कर रखा है। और आपको बता दें कि हर कोई इस गर्मी से बचाव के रास्ते खोज रहा है। जोधपुर के अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, बालोतरा और फलोदी में यही हालात हैं। जोधपुर के जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है। और आपको बता दें कि जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए 1 महीने पहले ही जिला प्रशासन ने तमाम आवश्यक तैयारियां की समीक्षा करने के साथ अग्रिम तौर पर गर्मी के हर तरह के हालात से निपटने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। वहीं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आमजन से अपील की है कि वह बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, साथ ही सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करें। और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जिसकी चिलचिलाती धूप में गर्मी को लेकर जो है लोग ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और ज्यादा जरूरी होने पर ही बाहर निकलने के यहां पर निर्देश भी, गाइडलाइंस भी दे रखी हैं। दिनों के अंदर, वर्तमान में भी और आने वाले दिनों के अंदर भी एक काफी सीवियर हीट वेव की कंडीशंस हैं यहाँ जोधपुर में, मारवाड़ एरिया के अंदर। तो इसको देखते हुए जो एडवाइजरी है वो हमने पहले ही जारी कर दी है कि अनावश्यक रूप से दोपहर के टाइम पे घरों के बाहर ना निकलें। एंड यदि बाहर निकलना भी होता है तो अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, खाली पेट ना निकलें। जो आपके समर्स के जो सीजनल ड्रिंक्स होते हैं, जैसे आपका कैरी पन्ना होता है, छाछ होती है, इस तरह की चीजें अपने को डेफिनेटली लेनी चाहिए। बच्चों के स्कूलों की, आंगनबाड़ियों की, इन सब की भी छुट्टियां और इनका टाइम रिडक्शन ऑलरेडी पहले कर दिया गया था। और उसके अलावा भी जितने भी अपने हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करा लिया गया है। इनके अंदर सभी जगह जो आपके डेडिकेटेड हीट वेव वार्ड्स होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर आपकी कूलर या एयर कंडीशन के माध्यम से कूलिंग तथा जो आपका शीतल पेयजल होता है, जो प्रॉपर जो मेडिसिन होती है, इन सब की व्यवस्था है। जो अपने दोपहर के टाइम पे जो शहर के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उन्हें सिग्नल फ्री कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में साल 2025 में सघन पौधारोपण करने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर पिछली बार हमने प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए थे, हम इस बार 25 करोड़ पौधे लगाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण की पूरी तैयारी और पूर्व तैयार करने के लेकर जो है सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आने वाले समय को पर्यावरण के लिए चुनौती बताते हुए अधिकाधिक पौधे लगाने का जो है निर्देश अधिकारियों को दिया है। साथ ही कहा कि इस बार हमने 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और मनरेगा के माध्यम से गड्ढे खुदवाए जाएंगे। ऐसे में एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर भारती दीक्षित ने बुधवार को दौसा जिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया और राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अपेक्षित व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। साथ ही बता दें कि आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने प्रदान किए हैं। उन्होंने तकनीकी टीम के साथ में पर्ची काउंटर, डॉक्टर डेस्क, लैब और फार्मेसी काउंटरों पर जाकर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर IHMS की गतिविधियां देखी। उन्होंने कहा कि दौसा को IHMS के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया था। आगामी समय में मरीजों को पर्ची कटाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। NHM MD ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और मिशन निदेशक NHM डॉक्टर भारती दीक्षित ने दौसा जिला चिकित्सालय में निरीक्षण कर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अपेक्षित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। बता दें कि तकनीकी टीम के साथ पर्ची काउंटर, डॉक्टर डेस्क, लैब, फार्मेसी काउंटरों पर जाकर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के साथ पर्ची काउंटर,
और डेस्क और लैब और फार्मेसी काउंटरों पर जाकर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर IHMS की गतिविधियां भी देखी गई हैं। उन्होंने कहा कि दौसा को IHMS के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया था। आगामी समय में मरीजों को पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। मिशन निदेशक NHM डॉक्टर भारती दीक्षित ने जिला चिकित्सालय में निरीक्षण कर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अपेक्षित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने कला और साइंस और एग्रीकल्चर का रिजल्ट घोषित किया है। बता दें कि बानसूर में छात्राओं ने अपना परचम लहराया है, जिसमें बानसूर की RCI स्कूल की छात्रा बबीता यादव ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 98.20% अंक हासिल कर तहसील स्तर पर टॉप किया है। वहीं बानसूर कस्बे की SMS स्कूल की छात्रा आरती रोहिल्ला ने साइंस वर्ग में 98% अंक हासिल कर तहसील स्तर पर अव्वल रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि बानसूर निजी शिक्षण संस्थाओं का दबदबा कायम रहा। RCI स्कूल की साइंस की छात्रा नंदिनी शर्मा ने भी 98% अंक हासिल कर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन किया। तो वहीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्कूल संस्थापक और स्कूल अध्यापकों ने अव्वल छात्र छात्राओं के घर पहुंचकर उनका मान सम्मान किया। नमस्कार, मेरा नाम आरती रोहिल्ला है। मैं SMS में पढ़ती हूँ। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 का रिजल्ट आया है। मेरी विज्ञान वर्ग में 98% बनी है। मैं इसका श्रेय अपने बड़े सर को, अपने गुरुजनों को और अपने अभिभावकों को देना चाहती हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 12 का साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसमें SMS विद्यालय हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साइंस के अंदर 100% रिजल्ट दे करके अव्वल रहा है। और इस बार तो हमारे छात्र छात्राओं ने कमाल ही कर दिया। एक भी छात्र द्वितीय स्थान नहीं है, टोटल सभी छात्र छात्राएं प्रथम स्थान से पास हुए हैं। आरती रोहिला ने हमारे 98% अंक प्राप्त करके क्षेत्र का नाम और विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। ये मैथ साइंस के अंदर थी। फिजिक्स में 100 में से 100, हिंदी कंपलसरी में 100 में 100 अंक लेकर के, और 98 गणित में और केमिस्ट्री में, इस प्रकार से 98% प्राप्त किए। इसी प्रकार आर्ट्स के अंदर भी 97.60% अंक प्राप्त करके छात्र ने शाला का विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। सभी छात्र फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए, एक छात्र सेकेंड डिवीजन हुआ है मात्र आर्ट्स के अंदर। इस प्रकार दोनों संकायों का रिजल्ट 100% रहा है। जोधपुर राज्य आर्म्ड स्क्वाड NCC के अंतर्गत संचालित NCC कैडेट के लिए 10 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर ब्रिगेडियर जबर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हो रहा है। कैंप के पहले दिन सीनियर और जूनियर डिवीजन के लगभग 600 कैडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। बता दें कि कैंप के दूसरे दिन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवीर सिंह ने ओपनिंग एड्रेस में सभी कैडेट्स, PI स्टाफ और ONS संबंधित युद्ध के समय NCC सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस NCC ने 1965 और 1971 में भारतीय सेना का स्वयंसेवक के रूप में सहयोग किया। इन्होंने कैंप के दौरान सकारात्मक व्यवहार करने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए कैडेट्स को प्रोत्साहित किया और बता दें कि NCC करने के फायदे बताए। और कैंप के दौरान PI स्टाफ सीनियर JCO सतनाम सिंह, जसविंदर सिंह, भीरू सिंह और अमनदीप मौजूद रहे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के आयुर्वेद पांडुलिपि विज्ञान विभाग को फतेहपुर यानी कि सीकर स्थित सरस्वती पुस्तकालय से अध्ययन और शोध के लिए 10 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां दी गई हैं। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर असित कुमार ने बताया कि फतेहपुर सीकर स्थित
श्री सरस्वती पुस्तकालय से आयुर्वेद से जुड़ी 10 दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें भाव प्रकाश रस तरंगिनी और गज स्वरूप प्रकाश तर्क संग्रह, सामुद्रिक हस्तलिखित और संतान गोपाल मंत्र विधि जैसे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ शामिल हैं, जिनका ऐतिहासिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने सरस्वती पुस्तकालय के पदाधिकारियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस सहयोग को आयुर्वेदिक ज्ञान विरासत के संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया है। प्राचीन पांडुलिपियों से संस्थान के शिक्षकों और चिकित्सकों को आमजन के रोगों के निदान और चिकित्सा में रिसर्च का लाभ मिलेगा। बता दें कि संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी प्राचीन आयुर्वेद की जानकारी मिलेगी। बानसूर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 में लगातार 20 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से क्षेत्रवासियों का सब्र आखिरकार टूट गया है। गर्मी के तेज होते ही हालात और बिगड़ गए, जिससे परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साई महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में मटके लेकर पहले नारेबाजी की, फिर गुस्से में मटके फोड़कर अपना आक्रोश जताया। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं ने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई और अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि पेयजल संकट से दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। नहाना, कपड़े धोना तो दूर, पीने के पानी के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। काफी समझाइश और आश्वासन के बाद महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ है। से कुछ महिलाएं और ये पुरुष आके उन्हें पेयजल की समस्या से बताया है। इन बता रहे हैं कि सुबह सप्लाई जैसे इनकी आती है तो आधे मोहल्ले में आती है, आधे में नहीं आती है। जो ऊंचाई पे घर है तो उनको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ऐसा बता रहे हैं कि हर बार गर्मी में इनको ऐसे ही समस्या रहती है। तो इनका एक बार सप्लाई टाइम में मौका मुआयना करेंगे और जो भी समाधान होगा उसको त्वरित कराएंगे और इनको पेयजल उपलब्ध कराएंगे। सर 15 दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है, अभी क्या व्यवस्था करेंगे तत्काल? 15 दिन से मेरे पास से आज तो ऑफिस में आई है और सुबह एक फोन आया था। इससे पहले मेरे पास ना तो कोई फोन आया ना कोई शिकायत आई। इससे पहले ऑफिस में सिंगल आदमी ना आके भी शिकायत नहीं करी। ये पहली बार हाँ, पिछली गर्मी में शिकायत आई थी तो हमने समाधान कर दिया था, उससे पानी मिल गया था इनको। तो अब जैसे ही अब क्या है, जैसे गर्मी के मौसम में ट्यूबवेल में पानी भी कम हो जाता है थोड़ा, तो उसको भी हम देखेंगे और जो भी इनका समाधान होगा इनको पेयजल उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। विमल में गुलिस्तान की